जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जो कौशल संप्रेषण से संबंधित प्रश्न है उसको शामिल किया गया है। कम्युनिकेशन के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जानते हैं पीसीएस में सीसैट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कम्युनिकेशन। तो प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न खासकर पीसीएस में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग व्याख्यात्मक रूप से इसको देखेंगे। एक बार आप लोग को ज़रूर इसको देख लेना है पीसीएस ये परीक्षा देने से पहले। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने में नहीं किया जाता है। अंतर्वैयक्तिक का मतलब होता है कि किसी भी संगठन या विभाग में आप काम कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में चाहे वो उच्च अधिकारी हो और चाहे आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनके बीच आपका क्या संबंध होगा उसी को अंतर्वैयक्तिक संबंध कहा जाता है। तो कह रहा है व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। लोक कौशल का प्रयोग किया जाता है, मृदु कौशल का प्रयोग किया जाता है, संगठनात्मक कौशल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जीवन कौशल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसमें ध्यान देना, ऑप्शन सी सही होगा, जीवन कौशल। जीवन कौशल का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देखेंगे। दूसरा पूछा गया है कि अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को अंग्रेजी, हिंदी तथा एक अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान हो, व्यक्ति को अंग्रेजी तथा हिंदी भाषाओं का ज्ञान हो, व्यक्ति को किसी भाषा के ज्ञान हो, व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सकता हो। तो आप जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण है अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए कि व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर ले। जब तक संप्रेषण वो प्रभावशाली ढंग से नहीं कर पाएगा, चाहे कितनी भी भाषाओं का ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन वो अंतर्वैयक्तिक कौशल में विकास नहीं कर पाएगा। तो इसमें दूसरे में ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा गया है अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। कथन भी ठीक है, कथन यानी ए सही है और आर भी सही है। ए सही है और आर भी सही है। और ध्यान देना, ये स्पष्ट व्याख्या भी कर रहा है। तीसरा का ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए सही है। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। कह रहा है अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होता है। ये सही है। लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं, ये भी सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन दूसरे के साथ संबंध होने की आवश्यकता दर्शाता है। कौन है जो दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता को दर्शाता है। तो जैसे इसमें एक क्या क्या है, सम्मिलित होने की आवश्यकता, व्यक्तिकरण की आवश्यकता, नियंत्रण की आवश्यकता, अनुरक्त की आवश्यकता। क्योंकि एक दूसरे के साथ संबद्ध की बात हो रही, तो इसमें सम्मिलित होने की आवश्यकता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, अंतर्वैयक्तिक कौशल की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा क्या है। सबसे उपयुक्त परिभाषा, तो ध्यान देना, अंतर्वैयक्तिक कौशल का जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त परिभाषा है वो एक व्यक्ति अपने विचारों को किस प्रकार संप्रेषित करता है, ये सबसे उपयुक्त परिभाषा है। यहाँ दूसरे वाले में कार दिया गया है, कार से कोई मतलब नहीं।
इसमें अधीनस्थ कर्मचारी की बात कही गई, ये भी कोई मतलब नहीं है। और संस्थान में एक दूसरे संबंध, ये भी कोई दिक्कत नहीं। संप्रेषण की हम बात कर रहे हैं तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है संप्रेषण में किस का नियम किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। किसके नियम किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। पहले किस का मतलब क्या होता है, तो किस का फुल फॉर्म होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन डी, किसी बात को सरल एवं संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत करना। तो किस का अर्थ होता है, अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो इसको आसानी से कर लेंगे। मतलब कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, याद रख कर लेना है आप लोग को इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे, दिया गया है वर्तमान में आप एक उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, यानी उच्च पद पर हैं, और किसी कार्यक्रम में शामिल होने आप कई वर्षों के बाद अपने गांव लौटे हैं। गांव के लोगों से बात करते समय आप निम्न में से कौन से विकल्प को अपनाएंगे। मतलब एक उच्च अधिकारी हैं, काफ़ी दिन के बाद आप गांव आए हैं, तो गांव में जब लोगों से बात करेंगे तो कौन सा विकल्प अपनाएंगे, क्या करेंगे। ऑप्शन में देखिए, लोगों से सांकेतिक भाषा में बात करेंगे, बी में है लोगों से अंग्रेजी में बात करना पसंद करेंगे, सी में आप देखेंगे गांव के लोगों द्वारा बोली जाने वाली शैली अपनाएंगे, या ऑप्शन डी में है लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करेंगे। तो इसको आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा, बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे। ऑप्शन सी, गांव के लोगों द्वारा बोली जाने वाली शैली अपनाएंगे, तभी तो लोग आपस में बोल पाएंगे। आप हिंदी अवधी बोलने वाले लोग आप अंग्रेजी बोलेंगे, ये तो होगा नहीं। सांकेतिक भाषा वो समझ ही नहीं पाएंगे, या ना बोलना, लोग कहेंगे घमंडी है। तो ऑप्शन सी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे अंतर्वैयक्तिक कुशलता का तत्व नहीं माना जाता है। अंतर्वैयक्तिक कुशलता का तत्व कौन सा नहीं है, तो इसमें शिकायत करना, प्रभावशाली व्यक्तित्व, मुस्कुराहट, क्रियाशील श्रवण। तो आप जानते हैं कि प्रभावशाली व्यक्तित्व में मुस्कुराहट, क्रियाशील श्रवण, स्पष्ट संचार, समस्या का समाधान, इसको आपने पढ़ा था। यानी मुस्कुराहट होना चाहिए, क्रियाशील श्रवण होना चाहिए, स्पष्ट संचार होना चाहिए, समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन इसमें शिकायत करना, इसकी बात नहीं की गई है। शिकायत ये अलग है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 9, अंतरावैयक्तिक संप्रेषण यानी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है। तो आप जानते हैं कि इंट्रा का मतलब होता है जब हम स्वयं से कोई वार्तालाप करते हैं, यानी स्वयं से किया गया वार्तालाप। अपने आप कोई व्यक्ति सोचता है, आप भी सोचते होंगे कि मैं कैसे परीक्षा लिखूं, कैसे हम पेपर देने जाएं कि हम प्री क्वालिफाई हो जाएं। उसके बाद अपने आप से आप पूछते होंगे कैसे हम मेंस निकालें, क्या हम सफल हो पाएंगे। इस प्रकार की बातें जब अपने आप से करते हैं तो उसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। दूसरे से करेंगे तब इंटरपर्सनल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आप देखें, वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में वैयक्तिक या गैर वैयक्तिक सूचना का प्रकटन कहलाता है। वरिष्ठ और कनिष्ठ के संबंध में, मतलब एक वरिष्ठ अधिकारी है और एक कनिष्ठ अधिकारी, इसके बीच जो संबंध है, इसमें सूचना का जो प्रकटन होता है उसे क्या कहते हैं, प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान देना, वरिष्ठ और कनिष्ठ के संबंध में जो सूचना प्रकट कर दी जाती है, तब क्योंकि यहाँ पर एक शब्द दिया गया है गैर वैयक्तिक सूचना,
चाहे वैयक्तिक सूचना हो चाहे गैर वैयक्तिक सूचना हो, इसमें जो प्रकटन होता है उसे अनौपचारिक कहते हैं। अनौपचारिक, याद रखना, इनफॉर्मेलिटी। अनौपचारिक, औपचारिक जो होता है उसमें ध्यान देना प्रकटन नहीं होता है, क्योंकि प्रकटन आ गया तब तो अनौपचारिक में आप जानते ही हैं कि उसमें हम लोग यानी जो कर्मचारी हैं, अधीनस्थ कर्मचारी हों या फिर वरिष्ठ कर्मचारी हों, सबके साथ मित्रवत व्यवहार, उनके अन्य दोस्ताना तरीके से, इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, इसको थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न पूछा गया है, आपको एक पागल को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। मतलब एक कहीं पर कोई पागल है, आपको कहा गया कि आप इनको ले जाकर दूसरे स्थान पर छोड़ दीजिए। आप एक ड्राइवर के साथ पागल को कार में ले जाते हैं, लेकिन रास्ते के बीच में सुनसान जगह पर कार टकरा जाती है, जिससे ड्राइवर और आप घायल हो जाते हैं एवं संचार साधन भी वहाँ पर नहीं है। इस बीच एक बाइक सवार उधर से गुजरते हुए आपके पास पहुँचता है और आपको मदद देने की कोशिश करता है, जो कि सिर्फ एक व्यक्ति को ही शहर तक ले जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? मतलब आप एक उच्च अधिकारी हैं, आपसे कहा गया कि आप एक पागल को, मान लो कहा गया कि प्रतापगढ़ से इलाहाबाद छोड़ दीजिए। अब ऐसी स्थिति में आप एक ड्राइवर लिए और पागल को प्रतापगढ़ से इलाहाबाद लेकर जाने लगे, और पता चला बीच में जैसे पहुंचते हैं और गाड़ी पलट जाती है या टक्कर हो जाता है, आप और ड्राइवर घायल हो जाते हैं। पागल जो है वो सही है, उसको कोई दिक्कत नहीं। तभी वहाँ से ना तो फ़ोन कोई संचार का साधन है, ना तो गाड़ी बन पा रही। तो ऐसी स्थिति में अचानक एक, जिसको कहते हैं टू व्हीलर वाला, वहाँ से गुजरा, तो उन्होंने कहा कि एक लोग को हम छोड़ देंगे आगे तक। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन ए में है, आप पागल को बाइक पर बैठा देंगे, आप ड्राइवर को बाइक पर बैठा देंगे, आप पागल और ड्राइवर को वहीं छोड़कर स्वयं बाइक सवार के साथ शहर जाकर तुरंत पागल के स्थानांतरण की व्यवस्था में जुट जाएंगे, आप बाइक सवार से कहेंगे कि उसकी मदद नाकाफ़ी है, अतः अन्य किसी और की मदद का इंतज़ार करेंगे। ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि आप पागल और ड्राइवर को वहीं छोड़कर पहले बाइक सवार से चले जाएंगे। जैसे शहर पहुंचते हैं तुरंत दूसरी बाइक लेकर, दूसरी गाड़ी लेकर वहां पर पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण प्रभावशीलता कैसे बढ़ाई जा सकती है? ये प्रश्न पूछा गया। दिए गए पहला, अपनी संप्रेषण शैली का तब तक प्रयोग करते रहें जब तक उसमें दक्ष ना हो जाए। ये तो गलत होगा, ऐसा थोड़ी प्रभावशीलता बढ़ेगी। ऑप्शन बी, हमेशा उसी तरीके से संप्रेषण करना जिस तरह आपके साथ अंतःक्रिया करने वाला व्यक्ति करता है। ये भी गलत है। सी में देखिए, दूसरों के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त करने में अधिक उदारता दिखाना। ये बिल्कुल सही, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि दूसरों के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त करने में अधिक उदारता दिखाने से अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण प्रभावशीलता बढ़ेगी। ये प्रभावशीलता ध्यान देना बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41, एक प्रशासक के अनिवार्य घटक क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है, एक प्रशासक के अनिवार्य घटक क्या क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ईमानदारी होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए और प्रभावशीलता होनी चाहिए। ईमानदारी, क्षमता और प्रभावशीलता इसमें होनी चाहिए एक प्रशासक के घटक में। क्वेश्चन नंबर 42 आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है? कौन सा है जो
संप्रेषण में नहीं आता है। माध्यम है, संचरण भी है, सूचना भी है, लेकिन जीवन, मूल्य एवं दृष्टि ये संप्रेषण की प्रक्रिया में नहीं आता है। आपने देखा था ना, प्रेषक देखा था, उसके बाद इन यानी सेंडर देखा था, इनकोडिंग देखा था, मैसेज देखा था, उसके बाद आपने देखा मीडियम देखा, मीडियम के बाद डिकोडिंग, डिकोडिंग के बाद रिसीवर आपने देखा, फीडबैक देखा, लेकिन उसमें कहीं जीवन, मूल्य एवं दृष्टि नहीं दिखाई दी है। तो ये जीवन, मूल्य और दृष्टि ये इससे अलग है। क्वेश्चन नंबर 43 आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 43। तो ध्यान देना, परानुभूति। परानुभूति सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें परानुभूति है। क्वेश्चन नंबर 44 आप देखिए, किसी संगठन में अधिकारी तथा अधीनस्थों के मध्य नियमित अंतरक्रिया का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? अधिकारी और अधीनस्थ के मध्य नियमित अंतरक्रिया का सबसे यानी हमेशा बातचीत होती रहे, सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? तो ध्यान देना, इसमें क्या होगा कि प्रभावी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, प्रभावी या प्रभावी निर्णय निर्माण को सुगम बनाएगा। हमेशा हम अपने अधीनस्थ से चर्चा करते रहेंगे, बातचीत करेंगे, तो ऐसी स्थिति में वो क्या चाहता है इसके बारे में मुझे पता चल जाएगा, और जो प्रभावी निर्णय लेना है वो आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 हम देखेंगे, दिया गया उच्च अनुरूपता समूह में लिए गए अतार्किक निर्णय कहलाते हैं। उच्च अनुरूपता समूह में लिए गए अतार्किक निर्णय समूह, तो इसे समूह सोच कहते हैं। उच्च अनुरूपता समूह में लिए गए अतार्किक निर्णय समूह सोच कहलाते हैं, समूह सोच कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निर्णय लेने की कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है? कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उपयोगी है? निर्णय लेने की कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है? तो ध्यान देना, दृढ़तापरक पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है। मतलब जो बात आपने निर्णय लिया है, जो भी आपने कहा उसको करें, अपनी बातों पर अडिग रहें, दृढ़ रहें, तब ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा। 47 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है? कक्षागत यानी कक्षा में जो संप्रेषण कौन सा सम्मिलित नहीं है? अनौपचारिक संप्रेषण। कक्षा में अनौपचारिक संप्रेषण यानी हाल चाल पूछना या फिर व्यक्तिगत तौर पर उनके भावनाओं को प्रकट करना, ये सम्मिलित नहीं है। औपचारिक सम्मिलित है, मौन सम्मिलित है, अप्रत्यक्ष सभी सम्मिलित हैं, लेकिन अनौपचारिक संप्रेषण, आप कक्षा में चले जाएंगे और उसके बाद बच्चों से, मान लो आप टीचर हैं, बच्चों से उनके दादा दादी, नाना नानी, इन सब की कहानी पूछोगे, उनकी जीवनचर्या, तो ये क्या है? अनौपचारिक संप्रेषण है, जो इसमें सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 आप देखेंगे, किस उद्देश्य हेतु वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त है? वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त है, मतलब इस प्रकार वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ध्यान देना, सूचनाओं के सक्षम अंतरण के लिए, ऑप्शन डी, सूचनाओं के सक्षम अंतरण के लिए वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त है। सूचनाओं के सक्षम अंतरण के लिए वृत्ताकार, ऑप्शन डी इसमें सही है। 2018 PCS में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 49,
सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है? तो ध्यान देना, सुनने की सबसे अच्छी तरह परिभाषित तब कहा जाता है जब जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में, यानी जो भी हम सुने उसका अर्थ सही सही निकाल लें, उसी कहा जाएगा सुनना, यानी अर्थ भी समझ लें, तब उसको हम सुनना कहते हैं। ये भी 2018 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 50, प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं? प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है। तो प्रतिक्रिया देने से क्या समझते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है, एक विशिष्ट आवाज़ या संदेश पर ध्यान केंद्रित करना, आपका ध्यान खींचने वाली आवाज़ों को छांटना, एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही है। प्रतिक्रिया का मतलब है जो संदेश आपको प्राप्त हुआ है वो आप समझ चुके हैं, उसकी पुष्टि कर देना, इसी को प्रतिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार है? एक ध्यान देना, क्षैतिज होता है इस प्रकार संप्रेषण और एक प्रकार इस प्रकार है, यानी जब समान पद से जैसे एसडीएम को पत्र लिखता है तो क्षैतिज हुआ, लेकिन अब डीएम एसडीएम को लिखेगा ऊपर से नीचे आएगा, तो इस प्रकार इसको क्या कहते हैं? अधोगामी। एसडीएम डीएम को लिखेगा ऊर्ध्वगामी होगा। तो क्षैतिज का मतलब होता है, आप जानते हैं एक क्षैतिज रेखा होती है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। एक क्षैतिज रेखा होती है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। तो ध्यान देना, ये पार्श्विक संप्रेषण जो होता है ये क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार है। ऑप्शन ए आप ध्यान देना, ऑप्शन ए आपको ध्यान देना है, पार्श्विक संप्रेषण। आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, अधोलिखित में से कौन सा विकल्प शाब्दिक संवाद को इंगित करता है? अधोलिखित में से कौन सा विकल्प शाब्दिक संवाद को इंगित करता है? क्वेश्चन नंबर 52, कह रहा है शाब्दिक संवाद को इंगित करता है। प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया। प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया, पहला तो हो गया। प्रोफेसर वर्मा ने अपना संदेश मोबाइल द्वारा छात्रों को दिया। माँ का ध्यान अपनी ओर करने के लिए बच्चा रो रहा था। दीपक ने छुट्टी के आवेदन के लिए पत्र लिखा। तो शाब्दिक संवाद को इंगित करता है शब्द। तो ध्यान देना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया, ये शाब्दिक संवाद को इंगित करता है, शाब्दिक संवाद को इंगित करता है। वैसे भी आप लगवा सकते हैं, जैसे पत्र लिखना, मोबाइल करना, ये सब अलग टाइप हो गया। क्वेश्चन नंबर 53, हाव भाव द्वारा संप्रेषण संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ध्यान देना, ये अशाब्दिक होते हैं, इसमें शब्द का प्रयोग नहीं होता। हाव भाव, विभिन्न प्रकार के आप भाव भंगिमाओं के माध्यम से लोगों को सूचनाएं प्रदान करते हैं। तो हाव भाव द्वारा संप्रेषण अशाब्दिक व्यवहार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का रूप नहीं है? संप्रेषण का रूप नहीं, साक्षात्कार, इसमें संप्रेषण होना ही है। संवाद, बातचीत करेंगे तब भी संप्रेषण होगा। सामाजिक अंतःक्रिया ये भी है, लेकिन मनोरंजक उपन्यास पढ़ना, अपने आप उपन्यास पढ़ना
ए ध्यान देना, एक संप्रेषण का रूप नहीं है, एक संप्रेषण का रूप नहीं है और सभी है। क्वेश्चन नंबर 55, संप्रेषण के प्रक्रम में अंतिम चरण में कौन आता है? सबसे अंतिम में कौन आएगा? तो आप जानते हैं पहले संदेश होगा, संकेतक होगा, यानी ये सभी होगा, लेकिन सबसे अंतिम में जब संदेश किसी को प्राप्त हो जाएगा तो समझ जाता है तो क्या करता है? प्रतिपुष्टि। तो सबसे अंतिम चरण में क्या होगा? प्रतिपुष्टि। ऑप्शन डी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 56 पीसीएस 2017 में पूछा गया, अभी तक सभी मनुष्य जो मेरे संपर्क में आए हैं स्वार्थी हैं, अतएव मैं यह अनुमान क्यों न लगा लूं कि मनुष्य स्वार्थी हैं। इसमें निहित तर्क दोष कौन सा है? 56 में कौन सा तर्क? अभी तक सभी मनुष्य जो मेरे संपर्क में आए हैं स्वार्थी हैं, अतएव मैं यह अनुमान क्यों न लगा लूं कि मनुष्य स्वार्थी हैं। मतलब इनका मतलब है कि मनुष्य स्वार्थी होते हैं, जितने लोग इनसे मिले सब स्वार्थी हैं। तो इसमें निहित तर्क दोष कौन सा है? जो ये तर्क दे रहे हैं इसमें कौन सा गड़बड़ी है? तो ध्यान देना, इसमें ऑप्शन बी सही है, अवैध सामान्यीकरण। अवैध सामान्यीकरण ये तर्क दोष है, मतलब ये जो दोष दे रहे हैं गलत है, अवैध है, सामान्य से ये अवैध कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 57, कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है, कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं, यदि यह तर्क वाक्य सत्य है तो सभी दार्शनिक वैज्ञानिक हैं। इस तर्क वाक्य की सत्यता अथवा असत्यता के संबंध में आप क्या कहा जा सकता है? कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है, एक मान लो वैज्ञानिक हो गए, ये दार्शनिक हो गए, ये तर्क सत्य है तो सभी दार्शनिक वैज्ञानिक हैं, सभी दार्शनिक वैज्ञानिक हैं। इस तर्क वाक्य की सत्यता अथवा असत्यता के संबंध में क्या कहा जा सकता है? असत्य है। अभी तो वैज्ञानिक और दार्शनिक बहुत दूर दूर थे, लेकिन अब एक साथ कैसे आ गए? क्या है? ये असत्य है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 58, बहुत से लोग बिस्तर पर मर जाते हैं, अतएव बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए। बहुत सारे बिस्तर पर मर जाते हैं, अतएव इस बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए। तो कौन, ये जो तर्क दिए गए बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए, इसमें कौन सा दोष है पूछा गया? इसमें क्या है? अनिरीक्षण तथा अवैध सामान्यीकरण। अवैध सामान्यीकरण, सामान्य रूप से सभी लोग बिस्तर पर मरते हैं, तो क्या लोग ये कहेंगे कि बिस्तर पर लेटना ही नहीं चाहिए? तो अनिरीक्षण एवं अवैध सामान्यीकरण दोष इसमें निहित है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर, वह अवश्य अत्यंत अच्छा आदमी है क्योंकि उसके बोलने के ढंग से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। इसमें तर्क दोष कौन सा है? कौन सा तर्क दोष इसमें दी गई है? इसको आप लोग कौन सा दोष दिया गया है? तो ध्यान देना, इसमें क्या है? अर्थांतर दोष निहित है, अर्थांतर दोष इसमें निहित है। तो इसमें जान जाइए कि जो अर्थांतर दोष होता है, ये दोष कब होता है? जब यदि कोई युक्ति जिसका उद्देश्य किसी विशेष, जैसे इसका उद्देश्य है किसी विशेष निष्कर्ष की प्रतिस्थापना करना, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया वह अत्यंत अच्छा आदमी है, किसी अन्य निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए दी जाने
दी जाती है। मतलब किसी एक को सिद्ध करने के लिए, एक निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए दूसरा बता दिया गया निष्कर्ष, वह अवश्य अत्यंत अच्छा आदमी है, क्योंकि उसके बोलने के ढंग से मैं प्रभावित हूँ। इसके द्वारा इसको हम क्या कर रहे हैं, उसको सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अर्थांतर दोष होगा। क्वेश्चन नंबर 60, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो सकती, क्योंकि यदि ऐसा होता तो डॉक्टर उसे संतुष्ट न करते। मतलब डॉक्टर उसको संतुष्ट न करते। इसमें निहित तर्क दोष कौन सा है? तो इसमें ध्यान देना, इसमें भी अर्थांतर, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर याद रखना क्योंकि आ गया तो अर्थांतर होगा, क्योंकि यदि ऐसा होता तो डॉक्टर उसे संतुष्ट न करते। तो हमने कहा था कि यदि कोई युक्ति जिसका उद्देश्य किसी विशेष निष्कर्ष की प्रतिस्थापना करना है, किसी अन्य निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए दी जाती है, उसे क्या करते हैं, अर्थांतर दोष कहते हैं। तो यहाँ पर अर्थांतर दोष होगा। क्वेश्चन नंबर 61, विश्वविद्यालय सीखने का मंदिर है, अतएव इसमें राजनीति के लिए स्थान नहीं है। तो इसमें भी कौन सा तर्क दोष होगा, अर्थांतर। विश्वविद्यालय सीखने का मंदिर है, इसमें राजनीति का स्थान नहीं है, बिल्कुल जो ये तर्क दोष है क्या है, अर्थांतर। क्वेश्चन नंबर 62, 13 एक संख्या है, 6 और 7 13 होते हैं, अतएव 6 तथा 60 एक संख्या है, इसमें निहित तर्क दोष कौन सा है? तो ध्यान देना, इसमें जो तर्क दोष है वो विग्रह है। विग्रह तर्क दोष है, क्योंकि समष्टि के विलय में सत्य कथन को व्यक्ति के विषय में सत्य बताया जा रहा है। यहाँ पे समष्टि के संबंध में जो सत्य कथन है, व्यक्ति के संबंध में सत्य बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ध्यान देना कौन सा दोष होगा, विग्रह। विग्रह एक दोष होगा। क्वेश्चन नंबर 63, शेक्सपियर के सभी ग्रंथ एक दिन में नहीं पढ़े जा सकते हैं। हैमलेट शेक्सपियर का एक ग्रंथ है, अतएव हैमलेट एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता है, इसमें निहित तर्क दोष। इसमें भी ध्यान देना विग्रह तर्क दोष है। विग्रह दोष है क्योंकि समष्टि के विषय में सत्य कथन को व्यक्ति के विषय में सत्य बताया गया है। समष्टि के विषय में सत्य को शेक्सपियर के सभी ग्रंथ एक दिन में पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, आप जानते हैं कि समष्टि के विषय में सत्य कथन है, तो हैमलेट शेक्सपियर का एक ग्रंथ है, अतएव हैमलेट एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। तो व्यक्ति के संबंध में यानी हैमलेट के संबंध में बताया जाने लगा, तो इस प्रकार यहाँ पर क्या होगा, विग्रह तर्क दोष होगा। क्वेश्चन नंबर 64, युद्ध का लक्ष्य अस्थायी शांति है। युद्ध का लक्ष्य अस्थायी शांति है, प्रश्न पूछा गया है, अतएव सैनिक सर्वोत्तम शांति बनाने वाले हैं, इसमें निहित तर्क दोष कौन सा है? इसमें निहित तर्क दोष कौन सा है, प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान देना, इसमें आत्माश्रय तर्क दोष निहित है। आत्माश्रय, युद्ध का लक्ष्य अस्थायी शांति है, अतएव सैनिक सर्वोत्तम शांति बनाने वाले हैं, इसमें निहित तर्क दोष कौन सा है? आत्माश्रय तर्क दोष है। आत्माश्रय तर्क दोष में निष्कर्ष को ही अथवा निष्कर्ष के पर्यायवाची सब पदों को निष्कर्ष का आधार वाक्य मान लिया जाता है। आधार वाक्य मान लिया जाता है। सैनिक सर्वोत्तम शांति बनाने
वाले हैं। इसी को आधार वाक्य मान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 65, चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रविधियां, इसे क्या कहते हैं? जो चयन किया गया उसको संकुचित करना है। तो ध्यान देना, इसका जो विधि है वो क्या है? निर्णय लेना। प्रयुक्त विधियों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निर्णय लेना। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व समाधान की आश्वस्त अनुक्रिया है? तो याद रखना, संगठन में द्वंद्व समाधान हेतु महत्वपूर्ण मामलों को पहचानना और अनुक्रिया करना, भूलने और विस्मृत करने और क्षमा करने की तत्परता तथा यह विश्वास कि दोनों पक्षों के हितों की रक्षा की जा सकती है महत्वपूर्ण तरीके हैं, जबकि समझौता पाने की अक्षमता एक आश्वस्त अनुक्रिया है। ये ध्यान देना, ये समझौता पाने की अक्षमता ये क्या है? आश्वस्त अनुक्रिया है, और सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतर्वैयक्तिक संबंधन व्यक्त करने में नहीं किया जाता है? अंतर्वैयक्तिक संबंधन व्यक्त करने में नहीं किया जाता है, ये पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने के लिए जीवन कौशल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये प्रश्न इससे पहले भी पूछा गया था। जीवन कौशल, लोक कौशल, मृदु कौशल, संगठनात्मक कौशल, इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा 67 का। 68, सहानुभूति के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? सहानुभूति और सहानुभूति दोनों समान है। सहानुभूति और सहानुभूति, समानुभूति, समानुभूति पूछा गया, सॉरी, समानुभूति के लिए कौन सा सही है? समानुभूति और सहानुभूति दोनों समान है। व्यक्ति में दूसरों की भावनाओं को समझना समानुभूति है। व्यक्ति में दूसरों को भावनाओं को समझना ही समानुभूति है। तो केवल दूसरा सही है, पहला सही नहीं है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 69, अंतर्वैयक्तिक संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है? किसमें ज़्यादा समय लगता है? आदान प्रदान में, कि संचार में, कि संव्यवहार में, कि विश्वास बनाने में? 69, तो सबसे ज़्यादा आदान प्रदान में उतना समय नहीं लगता, संचार में नहीं लगता, संव्यवहार में, लेकिन विश्वास बनाने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। अंतर्वैयक्तिक संबंधों में विश्वास बनाना सबसे ज़्यादा समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 70, कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी मेज पर पटक कर प्रकट करता है, मतलब लिख रहा है उसके बाद पेन वहीं पटक दे, कुर्सी मेज पर पेन पटक दे, तो इसका मतलब क्या होता है? प्रश्न पूछा गया है। तो क्या उसका मतलब क्या है? वो क्रोधित हो गया, क्रोध के कारण ऐसा होगा। क्वेश्चन नंबर 71, किसी व्यक्ति में दूसरों के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल कौन सा है? तो ध्यान देना, डी, आप योग्यता होनी चाहिए। किसी व्यक्ति में दूसरों के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? योग्यता। वो अगर उतनी योग्यता है तो वह दूसरों के साथ काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 72, अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणतः आप अपने जो आपके सहकर्मी हैं, मतलब आपके समान रूप से आपके पद पर बने हुए हैं, तो उनके साथ वार्तालाप करते हैं तो क्या करते हैं? गंभीर रहते हैं, मुस्कुराते हैं, उनके विचारों के समर्थन में मुस्कुराते हैं, सही समय पर मुस्कुराते हैं। क्या सही होगा? तो बिल्कुल सही, हमेशा थोड़ी मुस्कुराएंगे, सही समय पर मुस्कुराएंगे। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन असत्य है? कौन सा असत्य है?
अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित होते हैं अनुकरण द्वारा, तादात्म्यीकरण के द्वारा, आत्मसात करने के लिए, लेकिन सविराम दंड द्वारा अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन संकेत असौहार्दपूर्ण समझा जाता है? असौहार्दपूर्ण समझा जाता है। 74, तो ध्यान देना, किसी के हाथ को अपने हाथ में लेना ठीक है, दृष्टि संपर्क मुस्कुराना ठीक है, लेकिन घूरना ये ज़्यादा गड़बड़ समझा जाता है, असौहार्दपूर्ण समझा जाता है घूरना। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है? अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या कौन करेगा? शर्मीलापन। अगर आप नहीं बोलेंगे तब क्या होगा? समस्या उत्पन्न हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 76, संबंधों की संरचना संबंधित है। संबंधों की संरचना किससे संबंधित है? संगठन से। ये संगठन से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, तो इसमें क्या है? एकाग्रता। एकाग्रता। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न पूछा गया 78, अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है, क्या जरूरी है? तो सबसे ज़्यादा भाई, इससे पहले भी प्रश्न पूछा था, किसी व्यक्ति की भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके, 2015 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 79, अंतर्वैयक्तिक कौशल में निम्नलिखित में से कौन सुसंगत नहीं है? कौन ठीक नहीं है? 79, तो ध्यान देना, सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह। सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह इसमें सुसंगत नहीं है, संदेह नहीं करना चाहिए, इससे संबंध और खराब होंगे। निम्नलिखित में से कौन त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के उत्सर्जन का कारण है? त्योरी चढ़ाना का मतलब क्या होता है? प्रश्न पूछा गया है। त्योरी चढ़ाना का मतलब होता है झुंझलाहट। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 81 आप देखिए, कथन में दिया गया है ए में, अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। आर में दिए गए, लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। ये अभी कुछ पहले, इससे पहले भी प्रश्न पूछा गया था, तो जब प्रश्न पूछा गया है तो निश्चित रूप से आप कर लेंगे। ऑप्शन ए सही है, दोनों सही भी है, व्याख्या भी है। क्वेश्चन नंबर 82 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 82, पेल्ज प्रभाव स्पष्ट करता है, किसका? पेल्ज किसका प्रभाव स्पष्ट करता है? तो ध्यान देना, कनिष्ठों के समवर्ती प्रभाव के साथ संयुक्त समर्थिता की मांग को ये स्पष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 83, दूसरे लोगों से तुलना के आधार पर हमारी राय और योग्यताओं के मूल्यांकन की प्रवृत्ति और जो हमारे समान है उनसे तुलना करने की पसंदगी किससे जानी जाती है? ये पूछा गया। तो ध्यान देना, सामाजिक तुलना सिद्धांत के रूप में, सामाजिक तुलना सिद्धांत के रूप में। क्वेश्चन नंबर
84, 84। निम्नलिखित में से कौन एक कमज़ोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सकें को अस्पष्ट करता है? पुतला का तर्क। पुतला का तर्क इस प्रकार की चीज़ों को स्पष्ट करता है। अगला प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से तर्कणा का अंतिम सोपान क्या होता है? तर्कणा का अंतिम सोपान क्या होता है? 85। तो तर्कणा का अंतिम सोपान सत्यापन होता है। सत्यापन होता है, इसको ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक है? मित्रता हमेशा बनी रहे। तो स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना, इससे मित्रता काफ़ी दिनों तक बनी रहेगी। चीज़ें उधार लेना, मित्रता ख़त्म हो जाएगी कुछ दिन बाद। शक्ति अभिप्रेरणा, इससे भी पार्टी में प्रसन्न रहना, ये भी ऑप्शन बी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 87, जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि दूसरे उसे खतरा उत्पन्न कर सकते हैं तो वह एक दूसरे से प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? मतलब जैसे आपको पता चला कि जो आपके साथी हैं वो आपको घातक हैं आपके लिए, तो मन में एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, उस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो मनोवैज्ञानिक सतर्कता उसको कहते हैं, मनोवैज्ञानिक सतर्कता। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से आत्म परीक्षण में मदद नहीं करता? कौन है जो आत्म परीक्षण से कोई मतलब नहीं रखता है? तो ध्यान देना, आत्म अभिव्यक्ति ये जरूरी है, आत्म जागरूकता भी जरूरी है, आत्म प्रबंधन ये भी जरूरी, लेकिन आत्म प्रशंसा ये आत्म परीक्षण का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? अभिव्यक्त किया जाता है तो क्या है? एकाग्रता। आगे झुकने के धनात्मक, आगे कोई झुक रहा है तब उसको एकाग्रता कहेंगे। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, दिया गया है, इसको ध्यान देखिए। कथन में दिया गया अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती है जो अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर केंद्रित रहते हैं, जबकि आर दिया गया है ऐसी भूमिकाएं अधिक और संस्थित से प्रत्यक्षता जुड़ी होती हैं। तो इसमें दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। आप लोग प्रश्नों को रोक के उसको अच्छी तरह पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है? अंतर्वैयक्तिक भूमिका के का मतलब नहीं है किसमें, ये प्रश्न पूछा गया। नाम मात्र का अध्यक्ष सही है, नेता भी सही है, संपर्क, लेकिन मालिक या बॉस ये अंतर्वैयक्तिक भूमिका में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 92, जो अल्पकालिक समायोजनों एवं दीर्घकालिक संरचना परिवर्तन में समता बनाए रखें उसे क्या कहते हैं? उसको संसाधन आवंटक कहते हैं। जो अल्पकालिक समायोजन एवं दीर्घकालिक संरचना परिवर्तन में समता बनाए रखते हैं, संसाधन आवंटक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, द्वंद्व समाधान में निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व संबंधी मुद्दों के बारे में सहमत के क्षेत्रों पर बल देने और असहमत के क्षेत्रों की उपेक्षा की व्याख्या करता है? समन, समन इसकी व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 94, द्वंद्व समाधान की शैलियों में से कौन बचकर निकलने की शैली के
रूप में जाना जाता है? तो ध्यान देना, ऑप्शन सी, निर्णय टालने द्वारा दोनों पक्षों की रुचियों की उपेक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन दूसरों के साथ संबद्ध होने की आवश्यकता दर्शाता है? तो अभी इससे पहले भी प्रश्न पूछा गया था, सम्मिलित होने की आवश्यकता दूसरों के साथ संबद्ध होने की दर्शाता है। कई बार इससे प्रश्न पूछ लिया गया। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन गैर मौखिक संप्रेषण से संबंधित नहीं है? गैर मौखिक, जिसमें मौखिक ना हो, ये प्रश्न पूछ लिया गया है। शारीरिक हाव भाव मौखिक है, चेहरे की अभिव्यक्ति भी मौखिक है, बातचीत ये मौखिक नहीं, कह रहा है कि संबंधित नहीं है, गैर मौखिक संप्रेषण से संबंधित नहीं है। यानी ये ध्यान देना, गैर मौखिक संप्रेषण है कौन? बातचीत, और सभी गैर मौखिक संप्रेषण से संबंधित नहीं। लिखित मौखिक हमने देखा, संप्रेषण जो इंटर कम्युनिकेशन है उसमें एक आपने देखा वर्बल के दो भाग थे, लिखित और मौखिक। नॉन वर्बल में ये आपने देखा, ये सब जो शारीरिक हाव भाव, चेहरे की अभिव्यक्ति, प्रतीक, ये नॉन वर्बल है। लेकिन जो मौखिक या गौर यानी लिखित, ये सभी क्या हैं? वर्बल रीजनिंग में आते, वर्बल में आते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। वह जो मानता है कि सभी चीज़ें और जीवन की घटनाएं पूर्व निर्धारित होती हैं। क्या है भाई? कौन कहता है कि जितनी भी घटना हो रही पहले से लिखी हुई है? तो ध्यान देना, उसे भाग्यवादी कहते हैं, भाग्य पर भरोसा करता है। क्वेश्चन नंबर 98, संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित कौन सा कालक्रमानुसार सही है? तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। संप्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, प्रभाव, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 99, नए माध्यम जैसे कि कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट, मोबाइल टेलीफोनी के द्वारा किए गए संप्रेषण को क्या कहते हैं? कौन संप्रेषण कहा जाता है? तो इसको ध्यान देना, अन्योन्य क्रिया संप्रेषण कहते हैं। आशावादी निराशावादी के संबंध को निम्नलिखित में किसमें सबसे अच्छे तरीके से समझाया गया है? तो निर्यात, आयात, ये सबसे अच्छे से ढंग से समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा भाव दिखाता है कि आप सुन रहे हैं? तो वक्ता की ओर ध्यान न देना। कौन सा भाव दिखाता है कि आप सुन रहे हैं? सिर हिलाना और आंख से संपर्क करना, फ़ोन पर अपना ईमेल जांचना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसमें सही है, सिर हिलाते रहना और आंख से संपर्क करना, ये सही होगा कि आप सुन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है, आज यहीं तक। अगले क्लास में पुनः मिलेंगे हम लोग, अगले क्लास में हम मिलेंगे। इसको अच्छे तरह आप लोग सभी प्रश्न को हल कर लेना है, सभी प्रश्नों को हल कर लेना। जो दिक्कतें हो उसको आप लोग कमेंट करके देखना है, कमेंट करके आपको बताना है कि हाँ ये चीज़ हमें नहीं आया। कुछ क्वेश्चनों का आंसर नहीं दिया गया है, उसको आप कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद जिससे कि क्या हम समझ पाएँ कि हाँ कुछ आप समझ पाए हैं कि नहीं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। जो नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।